आज हम एक प्रॉब्लम जो कि कूलम्स लॉ पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास इन द बोहर थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट अ प्रोटॉन where the radius of the orbit is 0.529 multiplied by 10 to the raised power minus 10 meter. Find the electric force between the two charges. पार्ट बी ये है कि आपके पास इफ दिस फोर्स causes the centripetal acceleration of electron, what is the speed of the electron? यानी कि प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि आपके पास बोहर ने जो एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने एक एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपनी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और इस न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, प्रोटॉन। जबकि प्रोटॉन और आपके पास इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास क्या है, वो आपके पास रेडियस है। और वो जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर माइनस 10 मीटर दिया गया है। अब आपने ये बताना है कि आपके पास इस न्यूक्लियस में जो मौजूद प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। और इलेक्ट्रिक फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं जिस फोर्स के साथ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। फिर दूसरा पार्ट हमें ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही, यानी कि जब ये कह रहे हैं ना इफ दिस फोर्स कॉजेस, इसका मतलब ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो एक इलेक्ट्रॉन की, तो आप ये बताएं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पीड क्या होगी। जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं कि जब एक पार्टिकल जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह से जो उसकी एक्सेलरेशन होती है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से होती है। तो अगर हम प्रॉब्लम की नेचर को डिस्कस करें यहाँ पर, तो आपके पास पहले पार्ट के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना है जब हमें सिर्फ रेडियस बताया गया है। तो ये जो पहला पार्ट है ये एक ऐसा पार्ट है हमारे पास सॉल्व करने के लिए जिसमें आपने सिर्फ न्यूमेरिकल करना है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करना है। इस वजह से हम इस पूरे प्रॉब्लम को ओवरऑल कह रहे हैं कि आपके पास इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी इन्वॉल्व है, साथ कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, जबकि सेकंड पार्ट के लिए हम एक सेकंड कॉन्सेप्ट जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का है उसका इस्तेमाल करके फिर क्या करेंगे, आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी रफ्तार को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम का जो गिवन डाटा है हमारे पास हम उसको लिख लेते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो हमें रेडियस है वो दिया गया है। तो जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ, और वो आपके पास वैल्यू कितनी है, 0.529, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर माइनस 10 मीटर। उसके बाद आपके पास चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन्वॉल्व हैं एक हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो उनके चार्जेस की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन ये जो चार्जेस की वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना ही होता है जो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, लेकिन फ़र्क एक साइन का आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है जबकि जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1e हम कह रहे हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शामिल है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। इसी तरह हमारे पास जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है उसको भी हम लिख लेते हैं कि आपके पास चार्ज ऑन प्रोटॉन, और उस चार्ज ऑन प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास 1, और P का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन की बात की जा रही है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ। उसकी वैल्यू आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के जितने चार्ज की होगी, लेकिन ये वैल्यू खाली पॉजिटिव में आ जाएगी। तो समटाइम्स प्रॉब्लम्स के अंदर ये होता है कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ नहीं दी होती, लेकिन वो वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि जो आप बार बार स्टडी करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में ज़रूर होनी चाहिए। यही बात यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की थी। अब इस सवाल के अंदर हमने मालूम क्या क्या चीज़ें करनी है वो बात करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ टू फाइंड। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को मालूम करना है जो दो चार्जेस के दरमियान है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आपके पास सिंबल Fe के साथ। और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने क्या करना है कि आपके पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करना है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंबल V के साथ, और इसको भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। अभी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो दो चार्जेस के दरमियान जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास
कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके, और ये कूलम्स लॉ से जो फोर्स हमें मिलती है उसको कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है। और ये कूलम्स लॉ क्या कहता है कि आपके पास दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के। जबकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात यह है कि आपके पास इनकी वैल्यूज को आपने पॉजिटिव लेना है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके जो कूलम फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फोर्स है उसको मैं एफ लिख रहा हूँ, के यहाँ पर जो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी से आता है वो कूलम्स कांस्टेंट है, और इस कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 9 आ जाएगी, जो कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद Q1 जो कि हमारे पास पहला चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन का है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -19। लेकिन क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। इस तरह इसके साथ साथ Q2 की जगह आपके पास एक प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा जो कि 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 आ जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया। डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान का जो फासला था, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान। जैसे इस तस्वीर में तो आपके पास उस डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर सिंबल आर के साथ, और इसको एक इलेक्ट्रॉन कह लें, और ये जो न्यूक्लियस में मौजूद है आपके पास ये प्रोटॉन है तो उसको हम पी यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अब आपके पास इन चार्जेस के दरमियान जो फासला था वो हमें दिया गया था जो कि कितना था 0.529, जो कि मैंने पीछे आपको बताया था, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर -10, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब आपके पास जो फोर्स है यानी कि F वो यहाँ पर आ गई है। सबसे पहले हम नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कि जो न्यूमरेटर में नंबर्स लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 1.602, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 1.602, तो इसका जवाब हमारे पास आया है 23.09, जिसको हम राउंड ऑफ करके 23.1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जो 9 है ये 5 से बड़ा है तो अगले नंबर में एक इंक्रीज हो जाता है, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आपके पास 23.1, फिर साथ आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर। इस और इस टर्म की जो बेसिस हैं वो 10 है, यानी कि बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 9 फिर -19 और फिर दोबारा -19 आ जाएगा। डिवीजन में हमारे पास, मैं इसको क्लियर करूं तो आपके पास जो 0.529 है हमारे पास यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और वो कितना है 0.279, जिसको हम राउंड ऑफ करके आपके पास 0.28 कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.28, और आपके पास साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 10 टू द रेज़ पावर -10 का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर्स आपस में फिर ये क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर -20। अब आपके पास थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 23.1 को 0.28 से डिवाइड करते हैं। तो मैं कैलकुलेटर पर जाता हूँ आपके पास, तो 23.1 और डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूँ 0.28 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ जाता है 82.5। तो मैं लिख लेता हूँ आपके पास यहाँ पर 82.5, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 10 टू द रेज़ पावर न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर यहाँ पर 9 -19 कितना होता है -10, और -10 और -19 कितना होता है -29, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। जबकि नीचे डिवीजन में हमारे पास 10 टू द रेज़ पावर -20 है ना, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 10 टू द रेज़ पावर 20 हो जाएगी। बेसिस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे +20 भी। अब आपके पास अगले स्टेप में हम आते हैं, तो यहाँ पर अब आपके पास जो फोर्स है यानी कि F वो इक्वल टू आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 82.5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर -29 + 20 जो है वो आपके पास होता है -9, तो मैं यहाँ पे 10 टू द रेज़ पावर लिख लूँगा -9। जबकि जो फोर्स का यूनिट होता है वो हमारे पास न्यूटन होता है। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट होकर आई है, वो हमारे पास 82.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -9 न्यूटन है। जब उनके दरमियान का जो फासला है वो हमारे पास कितना हो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -10 मीटर का।
अब हम अपने प्रॉब्लम के पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि आपके पास अगर इसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो एक इलेक्ट्रॉन की, तो आप ये बताएं कि आपके पास उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है। तो पहले जैसे मैंने बताया था कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसका मतलब है कि हमारे सिनेरियो में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसको मैं एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो आपके पास बराबर होगी किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिसको मैं एफ सी लिख लेता हूँ। एक चीज़ मैं और वाज़ह कर दूं कि क्योंकि हम पीछे फोर्स ही कैलकुलेट कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए मैं यहाँ पर एफ ई ही वाज़ह करता जाता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि ये भी चीज़ इधर और यहाँ पे भी हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एफ ई यूज़ कर लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पर चूँकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है और यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करी है। इलेक्ट्रिक फोर्स की जबकि हमें वैल्यू पता है तो वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई है, वो आपके पास 82.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -9 न्यूटन निकल कर आई है। तो मैं यहाँ पर वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स की लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर देता हूँ। जबकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है हमारे पास एक पार्टिकल के लिए जिसका कुछ ना कुछ मैस हो, वो मैस हम कह लेते हैं कि m है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बराबर होती है मैस का प्रोडक्ट उस इलेक्ट्रॉन की या पार्टिकल की वेलोसिटी के स्क्वायर के, और डिवाइडेड बाय आ जाता है उसका जो डिस्टेंस है r। अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, तो जो मैस है वो फिर किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, तो उसको मैं एम ई लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया कि एम ई क्या है, हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने वेलोसिटी का निकालना है, तो आपके पास यहाँ पर ये स्पीड को कैलकुलेट करना है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो आपके पास ये जो आर है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और एम ई क्या है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 82.5 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय आपके पास 10 टू द रेज़ पावर -9 जो कि मैं लिख रहा हूँ। फिर आपके पास ये r डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो जो r की वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारे पास 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -10 थी जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास ये जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो जो एक इलेक्ट्रॉन का मैस होता है वो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -31 किलोग्राम होता है। तो अब आपने सरासर जो है वो सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। अब आपके पास जो वी स्क्वायर है वो आ जाएगा कैलकुलेटर पर। मैं आपके पास जो 82.5 है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर में एक और जो नंबर लिखा है 5.529 के साथ, तो हमारे पास जवाब इसका आ जाता है 43.64, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 9.1 के साथ, तो आपके पास ये आंसर 4.79 है जिसको हम राउंड ऑफ करके 4.8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया आपके पास 4.8, फिर मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर। अब सारी जो 10 टू द रेज़ पावर टर्म्स हम उनको इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पर बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो -9, फिर जो इसका -10, ये -31 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास बेसिस सेम पावर ऐड, तो +31 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास सिंप्लीफिकेशन करनी है तो v का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेके हम इसका जो स्क्वायर है वो खत्म करेंगे, तभी हमारे पास वो स्पीड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी या वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि 4.8 आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4.8, फिर मल्टीप्लाई बाय -10 जो है ना 9, ये -9 और -10 असल में -19 होता है, और -19 + 31 असल में आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर 12 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने दोनों जानिब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं यहाँ पे वी स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो सके यहाँ पर, तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद इक्वल टू 4.8 में लिख लेता हूँ यहाँ पे 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 12 लिख लिया। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो जो v है हमारे पास वो इक्वल टू आ जाएगा। मैं सबसे पहले 4.8 का स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो वो 4.8 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास कितना आ गया, वो सॉरी इसको मैंने क्लियर किया, गलत हो गया था। मैं सबसे पहले 4.8 लिखूंगा, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ गया 2.19। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा आपके पास 2.19, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 12 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो उसको करने के लिए इस तरह के कैलकुलेटर पर सबसे पहले आप 12 लिखेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये 10 टू द रेज़ पावर 12 हो गया, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये 3 डेसिमल और ये 3 डेसिमल, या बेहतर कहना चाहिए सॉरी 30 ये हैं 30 ये हैं, तो ये असल में 10 लाख लिखा हुआ है।
और 10 लाख को हम लिख सकते हैं 10 टू द रेज पावर 6। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी इसका जो डेसिमल है वो राइट साइड पर है, तो आप इधर से डेसिमल को शुरू करेंगे तो आपके पास जब इधर आप 6 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो जितनी प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करते हैं उतनी 10 टू द रेज पावर में पॉजिटिव आ जाता है। तो 6 प्लेसेस शिफ्ट किया है तो 10 टू द रेज पावर 6 आ जाएगा, और 10 टू द रेज पावर 6 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये वही आ जाएगा। इस वजह से मैं 1 को यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो ये हमारे पास जो स्पीड है एक इलेक्ट्रॉन की वो कैलकुलेट होकर आ गई है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है, और ये जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में मेजर होती है। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया।